लैला जो काफ़ी देर से आंटी के इशारे के इंतज़ार में थी, इसने गुमान पर छलांग लगा दी। मगर ये क्या? बिल्ली आराम से गुमान के आर पार चली गई, जिस तरह कोई खला से गुजर जाए। गुमान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेते हुए खौलते पानी में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदातों में मुलविस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरूर डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही थी कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबीना तौर पर डाकू के पास खतरनाक असला मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदर ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगी थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क न जाने कहाँ से चलती आई थी और कहाँ तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त के जंगल का गुमान होता था। सड़क पर से बहुत सी गाड़ियाँ गुजरा करती थी। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद थी। ढलान की एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासिबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा गया था, पुरसुकून सराय, खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे कि खाने में एक अजीब सी बू होती है, ना जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें चंद कुर्सियां और 2-3 टेबलें रखी हुई थी, जिन पर गंदे बर्तन रखे हुए थे। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मफरूर डाकू का हुलिया ये है, उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव बढ़ी हुई है, सिया रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुतालिक इतला देने वाले को 10 लाख इनाम दिया जाएगा। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और इस पर गुजरने वाली गाड़ियाँ साफ नजर आती थीं। औरत ने बाहर झाँका, इसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई ना आया तो फिर गोश्त का क्या होगा? पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वैसे ऐसा तो अक्सर ही होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे, खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई कई दिन कोई झाँकता भी ना था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। इसे खाने पकाने का जुनून था, और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाता तो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और मुसाफिरों के भी। सराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बरक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर इसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। ना जाने क्यों कदीम घड़ी ने 12 बजाए। इस सन्नाटे में तेज घंटी की 12 मरतबा बजती हुई मनूस आवाज़ ने बड़ा डरावना तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए, इसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर ना जाने क्या सोचने लगी। अचानक इसकी दीवार पर बने डरावने साए के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। इसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मीना आंटी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पका लाजवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह से घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अंदाज बहुत जौहराना लग रहे थे। वो अजनबी को घूरे जा रही थी और मुसलसल घुर्रा रही थी। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। ना जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ठीक है गुमान, तुम्हें इन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो।
जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुमान इसके बताए हुए रास्ते पर चला गया। आज कितने दिन के इंतज़ार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। खाने की मेज़ पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासुरात थे। आंटी मीना ने इसकी बढ़ती हुई शेप को गौर से देखा। मुझे अंदाज़ा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे। तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते हैं। गुमान ने इसकी तंज बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? कम से कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला बन भी सकता है। आखिर तुम मेरे सराय में ठहरे हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो ज़िंदगी को खेल समझ लेते हैं। ज़िंदगी इनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ और अब तो गुमान खलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं, गुमान ने आंखें धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मरतबा मेरे हाथ तक खाना खाकर तो देखो। पूरी दुनिया में ऐसा जाकर नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा, गुमान ने ऐसे घूरा। मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास है, वह हकलाई। मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर इसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? मैं तुमको एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जैसे तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की। इसके गोश्त का खाना बना तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो और हड्डियाँ और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। इतना बड़ा जुर्म, तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया और इतनी जल्दी? आंटी गुमान की मुफस्सिल मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि अपना दिफा करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है। कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों की तादाद भी बता दूं? गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरों की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। गुमान की आंखों में ना जाने क्या था कि चंद लम्हों बाद ही आंटी ने शिकस्त तस्लीम करके आंखें झुका ली। मगर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकी। तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है? बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही थी। चंद लम्हों बाद इसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कुछ रोज़ तुम्हारे सराय में ठहरूंगा और तुम कोई चाल नहीं चलोगी, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। गुमान इसको वार्न करके अपने कमरे में बंद हो गया। आंटी बंद दरवाज़ों को घूरती रह गई। गुस्से से आंटी मीना का बुरा हाल था। एक तो शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरा राज खुल जाने का सख्त खौफ सता रहा था। अगर इसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधे सीधे फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की तादाद भी याद नहीं है जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। मगर इसको कैसे पता चल गया? मैं तो सारे सबूत मिटा देती हूँ। इसको हैरत हो रही थी। शायद कोई एक आधी हड्डी टेरेस पर रह गई होगी। जाहिर है इतना बड़ा डाकू है, ज़माने भर का चालाक आदमी है। मगर अब क्या करूँ? एक बात तो तय है, अब इसका जिंदा रहना सख्त खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी। आंटी मीना की चालाक ड्रौनी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज पूरा दिन बुलट जाने के बावजूद मफरूद डाकू का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस डाकू की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। दोबारा ऐलान किया जा रहा है कि डाकू बहुत ख़तरनाक है, अपने घरों की हिफाजत करें। डाकू के बारे में इत्तला देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। टीवी पर फिर न्यूज़ दोहराई जा रही थी। नाश्ते में क्या लोगे? कुछ नहीं। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी सराय में मौजूद हो। गुमान, मेरी रोज़ी है ये। रोज़ी? तुम इसे रोज़ी कमाना कहती हो? और तुम खुद क्या हो? मीना आंटी गुस्से से पागल हो गई। तुम कैसे पैसे कमाते हो? तुम्हारा काम कितना पाक साफ है। मैं जान हथेली पर रख कर काम करता हूँ। पैसा कितना भी प्यारा हो, जान से प्यारा तो नहीं हो सकता। एक लम्हे की चौक का मतलब होता है कि गोली सचमुच में दिल में सुराख कर देगी।
गुमान जाने कहाँ खो गया था। तो इससे तुम्हारा काम जायज़ हो जाता है। किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है गुमान। इस तरह तो मैं भी बरसों से कड़ी मेहनत करती आई हूँ। सख्त गर्मी में चूल्हे की जहन्नुम जैसी आँख के आगे खड़े रह रह कर मैंने अपना हसीन चेहरा झुलसा लिया है। सूरज की नारंगी किरणें मध्यम होने लगी थी। धूप ढल चुकी थी। ढलान के आसपास सब्जा ही सब्जा था और नीचे खाई में हल्का नीला दरिया बल खाता महसूस होता था। गुमान खिड़की से टेक लगाकर खड़ा तो ज़रूर हुआ था, मगर इसको बाहर वाले मंजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो न जाने कहाँ खोया हुआ था, न जाने क्या क्या याद किए जा रहा था। मुख्तलिफ मंजर तेज़ी से इसकी आंखों में गुजर रहे थे। इसका बचपन, यूनिफॉर्म पहने वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है। फिर एक और मंजर, अपने दोस्त का कलर बॉक्स खामोशी से अपने बैग में छुपा कर रख रहा है। फिर 16-17 साल की उम्र में किसी के दरवाजे पर खड़ी साइकिल चुरा कर घर ले आना, और ऐसे कई वाक़यात। अब्बू के डांटने और सज़ा देने पर शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने के बजाय एक रात खामोशी से घर से भाग जाना, वो तो बरसों का मफरूर था। और फिर ज़िंदगी ने कितने रंग दिखाए, कितना दौड़ाया। इसके जैसे कई और गलत सोच और गलत राहों के मुसाफिर हम सफ़र बन गए। ज़िंदगी के कैलेंडर पर न जाने कितनी तारीखों के आगे अनगिनत वारदातें तहरीर होती चली गईं। वो लरस कर जैसे वापस आ गया, क्या पाया? जुर्म, फरार, खलिश, धुआं। ज़मीन पर रखा बड़ा सा चूल्हा दहक रहा था, जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। पानी बुरी तरह उबल रहा था। आंटी मीना ने हाथ पर पकड़ी बोतल पानी में उलट दी। पानी में ज़ोरदार धमाका हुआ। आंटी ने इत्मीनान भरी सांस ली। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वही काफ़ी पी ले। अगर इसने कॉफ़ी पीने से इनकार कर दिया तो फिर हम अपने दूसरे मंसूबे पर अमल करेंगे। आंटी ने लैला को प्रोग्राम समझाया। लैला ने हल्के से घबराकर शायद असबात में जवाब दिया। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद गुमान कमरे से बरामद हुआ। आज वो पहले से ज़्यादा थका हुआ और निढाल लग रहा था। वो कुर्सी पर जैसे गिर सा गया। गुड मॉर्निंग गुमान, आंटी ने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। कोई चाय, कॉफ़ी? गुमान ने इस पर एक नज़र डाली। क्या कत्ल करने का इरादा है? आंटी मीना बुरी तरह चौंक गई। क्या मतलब? तुम एक ही बात क्यों करते हो? मैं तो खाने का पूछ रही थी। तुम बिल्कुल भूखे किस तरह रह सकते हो? मुझे भूख है ही नहीं। गुमान ने सफाई से इनकार कर दिया। तो फिर एक कप कॉफ़ी ही पी लो मेरी खातिर, इसमें तो कोई गोश्त नहीं है। आंटी ने इसके आगे कप रख दिया। गुमान ने खोए खोए अंदाज में कप उठा लिया। तो ज़िंदगी का आखिरी कप पी ले। आंटी दिल ही दिल में बार बार दोहरा रही थी, जैसे कोई ख़तरनाक मंत्र पढ़ रही हूँ। महसूस तो करे इस लुत्फ़ को जो आखिरी घूंट में होता है। ज़रा चख तो सही ये जायका, आखिरी मज़ा। गुमान ने कप से नज़र हटाकर आंटी को देखा और मुस्कुराने लगा। तुमने क्या सोचकर अपने सराय का नाम पुरसुकून सराय रखा था? क्या इसलिए कि तुम मुसाफिरों को अब्दी सुकून की नींद सुला देती हो? मैं समझी नहीं। आंटी गड़बड़ा सी गई। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? गुमान बात पलट कर कप घूरने लगा। कैसी बातें कर रहे हो? भला तुमको मारकर मुझे क्या हासिल होगा? मैंने मारने का तो नाम भी नहीं लिया। गुमान मुसलसल आंटी को घूर रहा था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो तुम मेरा शक दूर कर दो। कैसे? एक घूंट पी लो। इस कप में से गुमान ने कप आंटी के आगे रख दिया। तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आंटी ने बुरा मानने की एक्टिंग की। मैं माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूँगा, मगर सिर्फ एक घूंट। गुमान ने कप आंटी के लिपस्टिक के भरे हुए मुंह से लगा दिया। आंटी ने झटके से कप गिराया। इसके टुकड़े बिखर गए। तो मेरा शक गलत नहीं था। अचानक घर की सारी लाइटें जल गईं। कई घंटों तक गई हुई बिजली वापस आ गई थी। टीवी भी दोबारा ऑन हो गया। गुमान आहिस्ता आहिस्ता आंटी की तरफ बढ़ने लगा। आंटी उल्टे कदम चलने लगी। आंटी बहुत मक्कारी से सांप जैसी चाल चलते हुए खोलते हुए पानी के बर्तन तक आ गईं। गर्म पानी तेजाब की मिलावट के बाद इतना ख़तरनाक हो गया था कि इसमें गिरने वाला दूसरा सांस भी ना ले पाता। बस ज़रा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत और बस खेल ख़त्म हो जाता। मगर आज कौन जीतने वाला था? आंटी मीना इस तरह खड़ी थी कि इसके बिल्कुल पीछे खोलता हुआ पानी था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुमान के पीछे लैला पंजे उठाए इशारे की मुंतज़िर थी। आंटी ने गुमान के बिल्कुल नज़दीक आने के बाद अचानक हट जाना था। लैला ने गुमान पर हमलावर होना था और दोनों ने मिलकर गुमान को खोलते पानी में गिरा देना था। और बस टीवी पर खबरों का टाइम हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। 2 रोज़ कबल पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया था और दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया था। हम आपको बताते चलें कि पुलिस मफरूर डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। डाकू 2 दिन से जंगल में रूपोश था। आज पुलिस ने घिराव कर इसको कब्जे में ले लिया है। डाकू के पास से असला भी बरामद हुआ है। आंटी सख्ती की हालत में खबर सुन रही थी। इसने गुमान पर नज़र डाली। वो भी टीवी की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर बहुत अजीब तासुरात थे। तुमने तो कहा था कि तुम वही डाकू हो। मैंने सच कहा था। मैं डाकू ही हूँ। मैं डाकू हूँ, मगर वो नहीं जो फरार हुआ था।
बल्कि वो जो मुकाबले में मारा गया था। इसकी आंखें बेहद वीरान थी। आंटी गुमसुम खड़ी रह गई। लैला जो काफ़ी देर से आंटी के इशारे के इंतज़ार में थी, इसने गुमान पर छलांग लगा दी। मगर ये क्या? बिल्ली आराम से गुमान के आर पार चली गई, जिस तरह कोई खला से गुजर जाए। गुमान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेते हुए खौलते पानी में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खौलते पानी से बुरी तरह धुआं निकलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मे की तरह खड़े हुए गुमान का वजूद भी धुआं बनने लगा और हवा में तहलील होने लगा। टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। इसने बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाने वाले डाकू इसका पुराना साथी था और इन दोनों ने मिलकर कई संगीन वारदातें की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।